नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनु ने राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत बताया है, अपने ग्रंथ मनु स्मृति के अंतर्गत मनु ने राज्य सिद्धांत के बारे में वर्णन। जो राज्य का सिद्धांत है उसके अंतर्गत राज्य के 7 अंगों के बारे में वर्णन किया गया है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसी प्रकार प्राचीन काल के अंतर्गत मनु, कौटिल्य, शुक्र, पराशर, बृहस्पति, इन्होंने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। मनु ने भी मनु स्मृति के अंतर्गत राज्य के महत्वपूर्ण 7 अंगों के बारे में बताया है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसे राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि राज्य के 7 अंगों का वर्णन है, इसलिए इसे राज्य का सप्तांग सिद्धांत माना जाता है। ये राज्य के 7 अंग कौन से हैं? तो मनु स्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग कहे जा सकते हैं, जिसमें पहला राजा, दूसरा अमात्य जिसे हम मंत्री भी कह सकते हैं, तीसरा दुर्ग या किला, चौथा राज्य, राज्य के अंतर्गत जनसंख्या और भूमि, 5th है दंड और सेना, दंड जिसे हम सेना भी कह सकते हैं, फिर कोश और फिर मित्र। इस प्रकार राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। पहला जिसे हम कह सकते हैं, मनु स्मृति के 7वें अध्याय के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन है। इसके अंतर्गत मनु ने इन्हें राज्य की 7 प्रवृत्तियां भी कहा है। राज्य के 7 अंग तो कहा ही है, साथ ही साथ राजा, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोश, दंड और मित्र, इन्हें राज्य की 7 प्रवृत्तियों के रूप में भी वर्णन किया है। पहला इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वो संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान रखता है। मनु ये कहता है कि राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो नैतिक गुण हैं उसका भी उल्लेख किया है। जैसे राजा ईमानदार होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, इंद्रिय जीत होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, प्रशासनिक क्षमता से भरपूर होना चाहिए तथा अपने दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त होना चाहिए। राजा के जो दायित्व है प्रजा की रक्षा करना, राजा का दायित्व है कि राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान माने, राजा प्रजावत्सल होना चाहिए। इस प्रकार के गुणों का उल्लेख मनु ने अपनी मनु स्मृति के अंतर्गत किया है। मनु ने जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, क्योंकि राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन राजा के द्वारा ही होता है। मनु ने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मंत्री सेकंड महत्वपूर्ण अंग बताया है। प्राचीन काल में मंत्री को अमात्य भी कहा जाता था। मनु स्मृति के अंतर्गत मंत्रियों की योग्यता, उनके दायित्व, उनके कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मनु ये कहता है कि राज्य कार्य योग्य कुशल मंत्रियों के परामर्श करते हुए ही राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के भी आवश्यक गुणों और योग्यताओं का विस्तार से वर्णन किया है। मनु ने जो मंत्रियों के आवश्यक गुण बताए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि मंत्री को कुलीन होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। इन विभिन्न प्रकार के गुणों का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है
कि मंत्री को बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के मंत्रियों को राजा को परामर्श देना चाहिए, उन्हें सलाह देनी चाहिए। राजा को भी आंतरिक क्षेत्र में राजा बनाते समय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत मनु ये कहता है कि जो राजा का अमात्य है, जो राजा के मंत्री हैं, उन्हें राजा के द्वारा अवश्य ही मंत्रियों से परामर्श लिया चाहिए। मनु ये कहता है कि राज्य कार्य के साधारण संचालन के लिए भी हम दूसरों से सलाह लेते हैं। इस तो राज्य कार्य जैसा महत्वपूर्ण कार्य का संचालन करने के लिए राजा को मंत्रियों से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। तीसरा, मनु ने जो महत्वपूर्ण अंग बताया है, इसके अंतर्गत उसने उल्लेख किया है पुर। राज्य का जो महत्वपूर्ण अंग है पुर अर्थात किला अर्थात परकोटा। कहीं कहीं इसका उल्लेख राजधानी के रूप में भी मिलता है। मनु ये कहता है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा पुर यानी कि दुर्ग के अंतर्गत रक्षा और भरण पोषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि दुर्ग का जो उल्लेख है या दुर्ग का जो महत्व है वो आंतरिक रूप से और बाह्य दोनों रूपों से महत्वपूर्ण है। मनु ये कहता है कि आंतरिक रूप से जब राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए या अन्य ऐसी कोई अकाल महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाए या अन्य कोई अनावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए भी दुर्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्ग जनता के, प्रजा के भरण पोषण के लिए अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत जब युद्ध इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होती है तब भी दुर्ग का महत्व है। जहाँ राज परिवार राजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्ग का महत्व है, वहीं प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दुर्ग का महत्व है। मनु ये कहता है विभिन्न प्रकार के दुर्गों का उल्लेख उन्होंने किया है, जैसे धनव दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग। इन विभिन्न प्रकार के दुर्गों का उल्लेख, गिरि दुर्ग, विभिन्न प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। मनु ये कहता है कि राजा को उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए, यानी कि दूसरे दुर्गों को प्राप्त करने के प्रयास भी करने चाहिए। और साथ ही साथ मनु ने विभिन्न प्रकार के दुर्गों की संरचना और विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। विभिन्न प्रकार के दुर्ग भी बताए हैं, जैसे धन दुर्ग है, पहाड़ों के ऊपर दुर्ग जो होते हैं उन्हें मही दुर्ग कहा है। इसी प्रकार जो वन के अंतर्गत दुर्ग है उसे उन्होंने वन दुर्ग कहा है, जल में जल दुर्ग कहा है। तो दुर्गों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां भी मनु ने निर्धारित की है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो नेक्स्ट है वो है दंड। दंड से मनु का आशय है कि राज्य की रक्षा करने वाली जो शक्ति है, राज्य की रक्षा जिसके माध्यम से होगी वो सेना है। सेना के अनेक प्रकार के अंगों का उल्लेख मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत किया है, जैसे हस्ती सेना यानी कि हाथियों के ऊपर जो सेना है उसे हस्ती सेना कहा है। इसी प्रकार अश्व सेना, जो अश्व के ऊपर सेना है उसे अश्व सेना कहा है। इसी प्रकार जल सेना, पदाती सेना, जो सैनिक पैदल है उसे पदाती सेना कहा है। तो विभिन्न प्रकार की सेना का उल्लेख मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत किया है। यानी कि सेना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का विभाजन करके मनु ने सेना का महत्व बताया है। साथ ही ये कहा है कि सैनिकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही सैनिकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो, इस बात का प्रयास राजा के द्वारा अवश्य ही किया जाना चाहिए। मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में
राज्य शब्द का उल्लेख किया है, जो नेक्स्ट इसका अंग माना जा सकता है। राज्य के अंतर्गत मनु दो चीज़ों का उल्लेख करता है। एक है जनसंख्या, यानी कि जो राज्य की जनसंख्या है वो कर्तव्यनिष्ठ होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए, करों को देने वाली होनी चाहिए और साथ ही साथ कर्मनिष्ठ होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। यदि जनसंख्या आलसी है, राजा का आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो ऐसी राज्य का विनाश शीघ्र ही हो जाता है। साथ ही मनु ने राज्य के अंतर्गत भूभाग का भी उल्लेख किया है। राज्य का जो भूभाग है वो बड़ा ही आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों ही दृष्टियों से सुरक्षित होना चाहिए। आंतरिक रूप से इतना उत्पादन भूभाग में होना चाहिए कि वहाँ की जो जनता है वो आत्मनिर्भर बन सके, उसे अन्य राज्यों में किसी भी प्रकार का अन्न इत्यादि नहीं मंगवाना पड़े। और साथ ही साथ जल भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, झरने होने चाहिए, नदियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार के भूभाग का उल्लेख मनु अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत करता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नेक्स्ट मनु ये बताता है कोश। मनु ये कहता है कि कोश यानी कि धन, ये भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है, क्योंकि कोश के द्वारा ही राज्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण होती है। राजा को अपने जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए भी कोष की आवश्यकता होती है। कोष के अभाव में राजा प्रजा की सुरक्षा भी नहीं कर पाता और कल्याण की विभिन्न योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मनु ये कहता है कि राजा को पर्याप्त मात्रा में कोष होना चाहिए और इसके लिए राजा प्रजा से टैक्स इत्यादि के माध्यम से अपने कोष में अवश्य वृद्धि करे। लेकिन राजा को इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो अनुचित साधनों के द्वारा अपने कोष में वृद्धि का प्रयास न करे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत मनु ने जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें सातवां जो महत्वपूर्ण अंग बताया है वो बताया है मित्र। मनु ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य अन्य राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध राज्य को अपनी रक्षा और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवश्य ही राजा को मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। प्राचीन समय में दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध राजा की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपनी ओर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए मनु ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस राजा के जितने अधिक मित्र होते हैं, शक्ति संतुलन उसकी ओर अवश्य ही रहता है। इसलिए मनु ने मित्रों को भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साथ ही ये कोशिश की है कि राज्यों के इन सातों अंगों में पूर्ण समन्वय आवश्यक है और एक प्रवृत्ति का प्रभाव दूसरी प्रवृत्ति के ऊपर भी अवश्य ही पड़ता है। तो मनु का ये जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसके अंतर्गत मनु ये कहता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रवृत्ति है, इसके अंतर्गत प्रत्येक जो पिछली प्रवृत्ति है उसका महत्व अपनी आगे वाली प्रवृत्ति से अधिक है। जैसे इस सातों अंगों के अंतर्गत राजा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि यदि राजा सही है तो अन्य प्रवृत्तियों को वो समुचित रख सकता है। लेकिन यदि राजा ही सही नहीं हो तो अन्य प्रवृत्तियां भी दूषित हो सकती है। तो राज्य के प्राचीन समय के अंतर्गत राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, राजा, अमात्य, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र, राज्य, ये महत्वपूर्ण राज्य के 7 अंग माने जा सकते हैं।
तो मनु स्मृति में जो सप्तांग सिद्धांत बताया है उसका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।